घड़ी घड़ी की गर्दान करने वाली हुकूमत को जब अदालत ने तोशा खाना का अब तक का सारा रिकॉर्ड पब्लिक करने का कहा तो खारजा ताल्लुकात खतरे में पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत हुई तो वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना की मालूमात को क्लासिफाइड कहकर ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुकम्मल रिकॉर्ड पब्लिक किया तो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब होने का खदशा है। अगर अदालतें हिम्मत करती हैं और अदालतें इस चीज को रद्द करती हैं कि जनाब ये जो हुकूमत का स्टांस है कि इससे किसी किस्म के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या किसी किस्म की खारजा ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम होगा, कतई नहीं होगा, बल्कि इससे हमारी अशरफिया की जो डर्टी लेलन है वो सामने आ जाएगी। निगरां सेटअप के मामले को लटका क्यों रहे हैं? क्या खिचड़ी पक रही है हुकूमती बेंचेस में? लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से जो 3 साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए वो तीनों शफाफ लोग थे, साफ सुथरे लोग थे। हमजा शहबाज की तरफ से जो 2 नाम आए वो दोनों इंतहाई मशकूक थे। एक आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन है, टीवी चैनल के मालिक हैं, और जो लोग भी सारे हालात और वाक़यात को जानते हैं सब परेशान है इन 2 नामों के ऊपर। जनूबी पंजाब वाले मामले पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले ज़ाहिर है यहाँ पर जो मकबूलियत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वैसे भी बड़ी अहमियत रखता है जनूबी पंजाब का मामला, क्या आपको लगता है कि इस बार वो सीटें पीपल्स पार्टी वापस हासिल कर पाएगी? इंशाल्लाह पुरानी से ज्यादा हम लेंगे जनूबी पंजाब से, नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वैसे तो फुल ऑफ हैपनिंग है आज का दिन, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तोशा खाना, जिसमें घड़ी घड़ी करने वाले आज घड़ी में ही बदल गए। कल तक मुल्क के तमाम अहम मसाइल को पसे पुश डालकर 9 माह तक घड़ी घड़ी की गर्दान करने वाली हुकूमत को जब अदालत ने तोशा खाना का अब तक का सारा रिकॉर्ड पब्लिक करने का कहा तो खारजा ताल्लुकात खतरे में पड़ गए का राग सुनाया गया। हैरत की बात यह है नाज़रीन कि सिर्फ चंद हफ्ते पहले तोशा खाना की घड़ी हुकूमत का सबसे अहम एजेंडा था। तब तमाम अहम मुल्की उमूर, मुल्की मईशत को दरपेश मसाइल सबको पसे पुश डाल दिया गया था और ये वावेला मचाया हुआ था। तब ना खारजा ताल्लुकात की खराबी कोई मसला नहीं थी, लेकिन आज जब लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत हुई तो वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना की मालूमात को क्लासिफाइड कहकर ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुकम्मल रिकॉर्ड पब्लिक किया तो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुतालिका हुकाम 2 हफ्ते में एक हल्फनामा जमा कराएं। अब ये सवाल यहाँ पर उठता है कि जब इमरान खान की घड़ी का मामला मंजर आम पर आया, जब किसी को सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी क्यों याद नहीं आई, और अगर उस वक्त की खिलाफ वर्जी नहीं थी तो अब तोशा खाना की गुज़िश्ता रिकॉर्ड पब्लिक करने से किस तरह खारजा ताल्लुकात ख़राब होंगे या मुतासर होंगे। इमरान खान ने तो कानूनी कीमत अदा करके तोशा खाना से तहफ़ लिए, वो सारी तफसीलात मीडिया पर चलवाई गई। लेकिन अब जब PDM की बारी आई है तो क्यों हुकूमत तोशा खाना की तफसीलात मंजर आम पर लाने से फ़रार की कोशिश कर रही है? क्या तोशा खाना PDM खाना केस उल्टा जमातों के गले की हड्डी बन गया है? तोशा खाना की तफसीलात मंजर आम पर ना लाने की कोशिशें तो नाज़रीन ये पता दे रही हैं कि दाल में कहीं कुछ काला ज़रूर है, बल्कि शायद दाल ही पूरी काली है। इसीलिए आवाम की घड़ी की टिक टिक से आगे के हक़ाइक़ मालूम नहीं हुए। इसी पर हम बात करेंगे कानूनी हैसियत क्या है इसकी, और क्या तोशा खाना की जो तमाम तफसीलात हैं क्या वो फराहम की जा सकती हैं या नहीं, कानून इस हवाले से क्या कहता है। इसी पर हम बात करेंगे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको याद होगा जब घड़ी वाला मामला था, और ओपनिंग पॉइंट में आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि उस वक्त तो बहुत बातें की गई, कानून तो ये कहता है, कानून तो वो कहता है। आज कानून क्या कहता है? क्या 1947 से लेकर अब तक के तोशा खाना के रिकॉर्ड क्या लाना सामने, क्या कोई सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी? देखिए, एब्सोल्युटली ये बात गलत है कि अगर इस रिकॉर्ड को सामने लाया जाए तो किसी किस्म की कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या कोई हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं किसी कंट्री से वो खराब होंगे, क्योंकि ये तो इंतहाई पुराने जो उनसे रिकॉर्ड है, और ये वो रिकॉर्ड है कि जिसमें जो पुराने हमारे जितने भी ये सियासतदान और प्रेसिडेंट्स और दीगर ओहदेदारान और जो अशरफिया गुजरी है उन्होंने बड़ी बड़ी मर्सिडीज ली हैं, BMWs ली हैं, उन्होंने सोने कार लिए हुए हैं, उन्होंने बहुत सी और ज्यादा मरात ली हैं और कैश के रूप में भी गालिबन पैसे आए हुए हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में, और ये
ममालिक से हैं, ये उन्हीं ममालिक से हैं कि उनकी बात हो रही है कि हमारे ताल्लुकात, आपका सऊदी अरब की तरफ से दी गई घड़ी पे तो ताल्लुकात की बात बिल्कुल खराब नहीं हो रही थी, बल्कि आप तो अजीबो गरीब बातें की जा रही थी। और उस कानून में जब उन्होंने कहा जी ठीक है ये तोशा खाना की घड़ी है, इमरान खान साहब ने ली, 20% पहले दिया जाता था, बाद में 50% के कर दिया, और उन्होंने चैलेंज किया कि जी इसमें अगर कोई रद्दी बराबर भी ऐसी चीज है कि जिसमें ये साबित होता है कि जी पैसे नहीं दिए गए या कानून की खिलाफ वर्जी है, तो भले से अदालत में जाइए। अदालत में ये लोग गए, अदालत में ना नैब का केस बन पा रहा है ना किसी और का, सिर्फ इस हद तक आए कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, चूंकि उन्होंने उस साल में उसको इंदराज कराना था, अगले साल वो इंदराज हो गया, वो भी जो सा था गलत तौर पे है, अपील उसकी पेंडिंग है। तो अब बड़ा वाज़ेह है कि जनाब आप ये चीजें जब सामने अगर अदालतें हिम्मत करती हैं और अदालतें इस चीज को रद्द करती हैं कि जनाब ये जो हुकूमत का स्टांस है कि इससे किसी किस्म के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या किसी किस्म के खारजा ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम होगा, कतई नहीं होगा, बल्कि इससे हमारी अशरफिया के जो डर्टी लेलन है वो सामने आ जाएगी कि जनाब देखिए ये चीजें इस मुल्क में मिली थी और कहाँ है वो पैसा। और बाज़-औक़ात आपको याद होगा कि नैब में केस चला वो BFWs का जो जरदारी साहब का था, और उसमें ये था कि वो पैसे भी कोई और दे रहा था। यहाँ तो खान साहब ने खुद अपने पैसे दिए, वहां तो पैसे भी कहीं और से आते थे, और वो तमाम जो उनसे गिफ्ट्स थे वो ले लिए जाते थे। नेकलेस आपको याद होगा, रेफरेंस बन गया उससे। सर सिर्फ नेकलेस नहीं ना, पूरे ज्वेलरी बॉक्सेस थे जो कि ले लिए गए थे। आप देखिए ये तो वो चीजें हैं जो सरफेस करके आ चुकी थी, अनर्थ हो गई थी। अब खुदा जाने इसके अलावा जो जो चीजें हैं, और मैं समझता हूँ इसमें तमाम जो अदालत ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसमें आप सिर्फ सदर और वजीर आजम तक ना रहिए, इसमें आप बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे उसमें फौजी अफसरान हैं, चाहे सिविल अफसरान हैं, इवन जुडिशरी के अगर हैं, तो ये तमाम का रिकॉर्ड अगर आता है तो इससे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, इनसे इनकी साख जो कि ऑलरेडी खराब है वो मजीद खराब होती हुई नजर आएगी। अच्छा एक चीज है बड़ा अहम है सर पॉइंट टेकन कि ये जो एक हल्फनामे की बात की जा रही है और फिर ये बात की जा रही है कि अदालत एक लाइन ड्रॉ कर दे कि डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, तो वो आगे भी आसानी हो जाएगी उस चीज के लिए। देखिए असूलन तो जो आईन पाकिस्तान है वो राइट टू इंफॉर्मेशन देता है हमारा आइन, और आइन कहता है कि किसी किस्म का जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक से छुपाई नहीं जा सकती, और ये अगर किसी को गिफ्ट मिलता है तो ये जाती उसकी इंफरादी हैसियत में नहीं मिलता, ये उसको इसलिए मिलता है कि आप इस मुल्क के सदर या डिग्निटरी हैं और आप इस अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप अवाम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाते हैं या इस मुल्क के डिग्निटरी के तौर पे जाते हैं, तो फिर इस मुल्क की अवाम को पूरा राइट है कि पता चले कि क्या 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 तहाइफ मिले हैं और वो तहाइफ गए कहाँ पे, और अगर गए हैं उनकी कीमत क्या थी या बगैर कीमत के भी ले ली गए, और क्या कानून उसकी इजाजत देता था। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें अदालतों पे है कि वो अब इसको वंस फॉर ऑल इस चीज को पब्लिक कर दें तो बेहतर है, ताकि आइंदा के लिए एक कानून साजी जो कि पार्लियामेंट का काम है वो करें, चाहे भले से इमरान खान की हुकूमत आइंदा से आती है तो इस पे ऐसी कानून साजी की जाए कि अगर ये नीलाम होते हैं तो गरीबों को क्यों ना बांटा जाए, क्यों ये किसी इन्हीं के पास जिनके पास। बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है कि ये फिर अगर तोशा खाना का कोई एक प्रॉपर दायरे कानून तो मौजूद है, लेकिन अब ये अदालत बता दे, एक ही दफ़ा पब्लिक कर दे ताकि लोगों को और आवाम को पता चले ना कि किसने तोशा खाना से कब कुछ क्या किस तरह लिया और किस तरह उसका यूज़ किया। थैंक यू सो मच राजा आमिर अब्बास साहब, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड, नुक्ते को भी आपने बड़ा अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दिया। अब देखना ये होगा कि अदालत का इस पर फैसला क्या आता है और हुकूमतें इस पर आगे कौन सी कानून साजी नहीं करती हैं कि तोशा खाना वाला मामला जो है वो क्लियरिटी के साथ आवाम के सामने आए। तो अब ज़रा सियासी सूरत हाल की जानिब चलते हैं नाज़रीन। तो मुल्क का जो सियासी निज़ाम है और माहौल है वो इस वक्त सख्त गर्मा गर्मी के आलम में है। अगर मौजूदा सूरत हाल का हम निचोड़ निकालें तो पाकिस्तान के तमाम सूबों में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पंजाब और KP की सूरत हाल, जहाँ पर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद से इंतखाबात समेत निगरान सेटअप के हवाले से वफाकी हुकूमत शदीद कशमकश में मुब्तला है। वहीं सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के शोर ने मजीद जोर पकड़ लिया है।
तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अब कराची के बल्दियाती इंतखाबात को करदम करार देने का मुतालबा किया गया है। जहां हुकूमत सियासी मुश्किलात का शिकार है, वहीं हुकूमत की जानिब से आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा करने का फैसला करते हुए वज़ीर आज़म ने गैस, बिजली के नरखों में इजाफा और मिनी बजट लाने समेत कई सख्त फैसलों पर अमल दरामद की अब उसूली मंजूरी दे दी है, ताकि IMF के साथ बातचीत में तातुल है, जो एक डेडलॉक है, उसको ख़त्म किया जा सके। तो मौजूदा हुकूमत की जो नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं, उसके नतीजे में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्ज़ों की मंजूरी आइंदा माली साल तक मौखर की है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने दरामदाद पर जो फ्लड लीवी लगाने की मुखालफत है वो भी कर दी है। साथ ही आर्मी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज की ताख़ीर की खबरों की तरदीद की है। पाकिस्तान में आर्मी बैंक के मुमकिना ऑपरेशंस की मंजूरी में ताख़ीर की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं और ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे तमाम मुजवज़ा ऑपरेशंस और उनकी रकूम से मुतालिक बोर्ड की मंजूरी की तारीखें वाज़ेह हैं और आर्मी बैंक मुनासिब तरीक़ेकार के बाद कर्ज की मंजूरी की तारीख देता है। अब देखना ये होगा नाज़रीन कि क्या इत्तेहादी हुकूमत सियासी मसाइल के साथ साथ इन तमाम मुआशी मसाइल को भी हल कर पाएगी। पंजाब और KP असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के सिवा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास कोई और रास्ता नहीं। 90 रोज़ के अंदर ना इलेक्शन कराने पर आइन के कौन से आर्टिकल का इतलाक हो सकता है और दोनों सूबों में जो निगरान सेटअप है कब तक और कैसे बनेगा? क्या वाकई कराची की तवील मुद्दत के बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात कलअदम हो जाएंगे? इस साल पे हम बात करेंगे। फयाज हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अंदर की खबर भी देते हैं आप और आपको सब मालूमात भी होती हैं कि निगरान सेटअप के मामले को लटका क्यों रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है हुकूमती बेंचेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपके सामने है कि लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से जो 3 साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, वो तीनों शफाफ लोग थे, साफ सुथरे लोग थे और उनके नामों के ऊपर आम पब्लिक में से और जो उनको जानते हैं कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो अपोजिशन के लीडर की तरफ से हमजा शहबाज की तरफ से जो 2 नाम आए, वो दोनों इंतहाई मशकूक थे। एक आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन है, टीवी चैनल के मालिक हैं और उनके बेनामी हैं। मैं तो वज़ीर इत्तलात रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कौन सा टीवी चैनल का मालिक, कौन सा टीवी एंकर, कौन सा प्रोड्यूसर कहाँ से बोलता है और किधर से उसकी जनाब सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो एक तो वो है। दूसरा जनाब आहा सीमा जो बदनामे ज़माना, शहबाज की हर करप्शन, हमजा शहबाज की हर करप्शन के अंदर राइट हैंड और नैब ज़दा और बदनामे ज़माना उसका नाम दे दिया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि पूरी पाकिस्तानी कौम और जो लोग भी सारे हालात और वाक़यात को जानते हैं सब परेशान है इन 2 नामों के ऊपर। तो अब पार्लिमानी कमेटी दोनों तरफ से बन गई है, कल उसका पहला इजलास है और आइन के मुताबिक पहले 3 दिन जनाब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपने नामों में से किसी को मुंतखब करना था। ना होगा तो फिर पार्लिमानी कमेटी को 3 दिन दिए जाएंगे, वो भी ना हुआ तो फिर 2 दिन इलेक्शन कमीशन के पास है। तो अल्लाह खैर करे, ये इलेक्शन कमीशन के पास चीज़ जाती है। इलेक्शन कमीशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है कि पहले जनाब वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर जनाब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, फौरन जनाब उसको अनाउंस कर दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया है। तो अब देखें क्या होता है। तो फैसल वाडा का ये कहना कि मोहसिन नकवी ही होंगे वजीर आला, निगरान वजीर आला, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? लेकिन वो तो आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन है ना। फैसल वाडा नहीं, मोहसिन नकवी। हाँ नहीं, फैसल वाडा क्यों कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, फैसल वाडा क्या कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ही होंगे निगरान वजीर आला, इंटरव्यू में कही उन्होंने निजी चैनल पर। अच्छा हाँ। तो बहरहाल उनकी एफिलिएशन तो 100% जनाब आसिफ जरदारी साहब के साथ और शजाद साहब के साथ है। तो आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को खुश किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनके नाम आगे रखे। हाँ तो बंदरबाड़ तो ये करेंगे ना, लेकिन इसके ऊपर भी फिर अगला लाया पर पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। तो वो आपने अभी यानी कि सोच लिया है पार्टी ने कि अगर ये नाम गर्दिश कर रहे हैं, और ऐसे तो गर्दिश नहीं कर रहे, और ये फैसल वाडा जब कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बैठ के किसी चैनल बात करते हैं तो उसके पीछे भी एक पूरी कहानी होती है, तो लाहेमल तो आप लोगों ने बना लिया होगा। वाह, इमरान खान साहब पूरा मशवरा करके इसके ऊपर लाहेमल बनाएंगे, लेकिन ये जिस मर्जी को, ये शहबाज शरीफ को भी जना निगरान वज़ीर आला बना देना, ये उस सुल्तान मखनूर नवाज शरीफ को भी बना दे, ये बेगम सफदर को भी बना दे, ये उस साई कैप्टन सफदर को भी बना दे,
तो जनाब रिजल्ट इनके हक में नहीं आना, इनकी किस्मत में रुसवाई और जंग हसाई के अलावा और कुछ नहीं आएगा इंशाअल्लाह इन इलेक्शन में। मगर ये तो बहुत मुतमईन है, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, जो कि पंजाब में है नहीं पीपल्स पार्टी, फिर भी बड़े मुतमईन है। वो कह रहे हैं जैसे बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट है कराची में, वैसा ही रिजल्ट पंजाब में होगा। वो ये कैसे कह रहे हैं चौहान साहब? देखिए, कराची में तो जीता है चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब और इलेक्शन कमीशन है। नून लीग जीती, ना पीपल्स पार्टी जीती, ना जमात इस्लामी जीती। वहां पे चीफ सेक्रेटरी सिंध जीता, वहां पे आईजी सिंध जीता, वहां पे इलेक्शन कमीशन जीता है। वो 2-2 हजार वोटों का जनाब यूसी का रिजल्ट वो 2-2 दिन नहीं आ रहा। हमने तो कभी नहीं सुना था। 10% आबादी, 10% कराची की। क्या कहा आपने? 10% आबादी थी सर वो कराची की, 10% आबादी निकली थी। और जो गंदा और गलीज इलेक्शन हुआ है वो सारी दुनिया देख रही है। प्री प्लान 2 बातों को जो लोग लेकर आए हैं, मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। जिन लोगों ने अपनी तरफ से मैकेनिकी की है पीटीआई को खत्म करने के लिए, पीटीआई का मैंडेट चुराने के लिए, पीटीआई के मैंडेट को खत्म करने के लिए, वो सारों को समझ आ गई 8-9% जनाब आपका टर्न आउट। और फिर उसके बाद जिस तरीके से 2 पार्टियों को प्री प्लान लाया गया है और धांधला करके और 2 नंबरी करके और चक्करबाजी करके, मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं तो जनाब सारा बैठा जनाब मोहरे लगा रहा है, छप्पे लगा रहा है जनाब। ये आवाम को पता है सारा कुछ। पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर ये चीजें नहीं चलने देंगे, तो वहां पे सिंध में पता है, सिंध में और बिला वजह भुट्टो की हुकूमत है। वो बिला वजह भुट्टो और आसिफ जरदारी ने वहां पे अपनी सारी इंतजामिया को इस्तेमाल करके ये बदमाशी गुंडागर्दी कर ली। लेकिन पंजाब और केपीके के अंदर इंशाल्लाह ये पॉसिबल नहीं है। और टिकटिंग भी ऐसी कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं। आप देखें, हम कोशिश तो यही होगी कि कैंडिडेट वो हो जिनको तजर्बा भी हो, जो सारे गुरसुर जानते हो इलेक्शन लड़ने के, अदारों को डील करने के, इलेक्शन के जितने एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उन सारों के ऊपर उनकी महारत हो। जब ये सारी चीजें होंगी और इंशाल्लाह आवाम में पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की और पीटीआई की। लेकिन आप ये देखें कि जो पॉपुलैरिटी है खासतौर पे कराची, क्योंकि मैं भी यहीं रहती हूँ, वो ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जिस तरह इत्तेहाद हो रहे हैं, पहले एमक्यूएम का एक पूरा सारे धड़े एक हो गए चौहान साहब आप जानते हैं, उसके बाद आज जो डेवलपमेंट है वो जमात इस्लामी और पीपी की कराची के लिए मिलकर काम करने की है। ज़रा उस पर भी तो मौक़िफ़ देना अपना। देखें, यहाँ पे भी ये चक्करबाजी कर रहे हैं, नई सियासी जमात बनाएंगे, चोई सरवर जनाब जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, चोई नसार अली खान साहब, इन सारों को मिला के और भी बड़ी चुतर चलाकी सारा कुछ होगा अगले 1-2 महीनों के अंदर आपको नजर आएगा। लेकिन इंशाल्लाह केपीके और पंजाब के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ पीटीआई सूबाई इलेक्शन हर हाल में इंशाल्लाह जीतेगी। और अभी खान साहब जो ज़िमनी इलेक्शन है इसकी तमाम सीटों पर जो लड़ने लगे हैं इसमें चले सर, ये ऑन रिकॉर्ड आ गई है चौहान साहब ये बात। आपने कहा 2/3 मेजॉरिटी होगी। मैं दोबारा लूंगी रिजल्ट्स के बाद ये क्या सूरत हाल बनती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम चौहान साहब। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर दोबारा बात करते हैं इस पर। पंजाब में जो निगरान सेटअप है जिस पर डेडलॉक बरकरार है उसी पर हम बात करें, और ख़ासतौर पे जो कराची बल्दियाती इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है उस पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी तक ये मामला अटका हुआ है निगरान सेटअप के हवाले से, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत मुकम्मल हो गई? और एक सवाल और, आगे मुस्तकबिल के लिए क्या ये इम्कान मौजूद है कि आगे आने वाले पंजाब के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें? देखिए, ये सवाल आपका अभी कबल वक्त है। अभी तो इलेक्शन डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, और दूसरी जो मैंने सुना है और पढ़ा अखबारात में, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड नून लीग ने अपना बनाया। हम अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाएंगे, हम अपनी दरखास्तें तलब करेंगे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे, सही। और फिर हमारा पार्लियामानी बोर्ड स्क्रूटनी करेगा कैंडिडेट्स की। तो फिर उस प्रोसेस में नून भी होगी। जब हम अपना ये जॉब कर लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती, लेकिन ये भी सवाल का बरस वक्त है। अच्छा, जनूबी पंजाब वाले मामले पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले ज़ाहिर है यहाँ पर जो मकबूलियत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वैसे भी बड़ी अहमियत रखता है जनूबी पंजाब का मामला। क्या आपको लगता है कि इस बार वो सीटें पीपल्स पार्टी वापस हासिल कर पाएगी?
इंशाल्लाह पुरानी से ज़्यादा हम लेंगे जनूबी पंजाब से, नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। अच्छा, अब ज़रा एक सवाल मैं आखिरी आपसे बस बलदियाती इलेक्शन पर करना चाहती हूँ कराची हैदराबाद के। सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम जमातें ये समझती हैं कि धांधली हुई है, ये मामला अभी तक ज़ाहिर मामला अटका हुआ है, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी मिलकर तो काम करने पर तैयार है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगले इलेक्शंस में ऐसा कुछ सूरत हाल हो कि धांधली वाली चीज़ें ये बंद हो जाएँ, हर कोई एतमाद करे इलेक्शंस पर? इंतखाबात हुकूमत नहीं करवाती होती, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराता है, जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, सॉवरन अदारा है आइन के तहत, और ये उसकी जिम्मेदारी। और हम समझते हैं कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराची के हुए, अब हारने वाले उसकी अपनी शिकस्त को ना माने और इल्जाम तराशी शुरू कर दें। अगर वो समझे धांधली हुई तो जो फोरम्स हैं इलीगल करप्ट प्रैक्टिसेस के, उससे लेके चले जाए, या कोई गैर कानूनी अमल उसमें हुआ है तो वो फोरम्स पर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात है पिटीशंस के, और फिर जब ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट कर दिए जाए तो फिर ट्रिब्यूनल्स के पास भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू टाइम। अब ये सारी सियासी सूरत हाल है, लेकिन सियासतदानों की जो तवज्जो एक चीज़ है बहुत अहम, और वो है मईशत, उस पर नहीं है। हर बात पर बात करने को तैयार हैं, मिलकर बैठने को तैयार हैं, लेकिन मईशत की बेहतरी के लिए क्यों मिलकर बैठने को तैयार नहीं है? जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको इससे पहले बताया था कि एक उसूली मंजूरी दी गई है बिजली महंगा करने की, पेट्रोल महंगा करने की, मिनी बजट लाने की वज़ीर आज़म ने, लेकिन IMF से अभी तक कोई ताहाल ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आई है कि IMF आपके किसी भी इक़दाम से मुतमईन हो। वर्ल्ड बैंक ने अगले साल तक की जो अदायगी है उसको मौखर कर दिया है, और वर्ल्ड बैंक ये समझता है कि ये सारी सूरत हाल है अभी नहीं दिया जा सकता है। वो कर्ज था 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ऐसे वक्त में जब मईशत का बुरा हाल है और अब हुकूमत की समझ रही है कि बिजली के नर्ख भी बढ़ाने पड़ेंगे, पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ाने पड़ेंगे, मिनी बजट भी लाना पड़ेगा, उसके बावजूद आप IMF को मुतमईन नहीं कर पा रहे, तो क्या सूरत हाल होगी सर आगे की? बहुत शुक्रिया आपका। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए, गुज़िश्ता 10 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है। मईशत की शरह नमू को मनफी कर दिया गया है, और महंगाई जो है वो जो फरवरी में 12.3% थी, अब 24.5% हो गई है, और भारत में 6% है और बांग्लादेश में 9% है। रिजर्व हमारे गिर रहे हैं। तो सारी तबाही बर्बादी के 2 मकसद हैं। एक तो ये था कि अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया जाए, सट्टेबाजों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, स्मगलर्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए, हुंडी हवाले के कारोबार करने वालों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। उन्होंने खूब दौलत कमा ली। हुकूमत भी कम्फर्ट जोन में है, 75 आदमियों की काबीना भी है, गैर ज़रूरी दौरे भी हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को जो ख़तरात हैं, पाकिस्तान की सलामती को जो ख़तरात हैं, उससे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के न्यू ग्रेड गेम के मकासद हम पूरे कर रहे हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके। ये जो ताख़ीर की गई है IMF के प्रोग्राम में, ये दानिस्ता की गई है। अच्छा। और इसकी वजह ये थी कि इस तरह मईशत को तबाह करके और ये बता के कि जी हमारे रिजर्व तो 12.1 अरब डॉलर गिरे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। हमारे रिजर्व 4.3 अरब डॉलर कर दिए गए, गिरा दिए गए, दानिस्ता गिरा दिए गए, सरमाए का होता रहा। तो अब क्या होगा कि अब दुनिया को, अब पाकिस्तानी कौम को बताना है कि जनाब अब तो LC भी नहीं खुल सकती, माल पोर्ट में पड़ा हुआ है, मईशत तबाह हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट के नारे लग रहे हैं, अब आप थोड़ी सी कुर्बानी दे दें। और ये कुर्बानी हम मजबूरी में दे रहे हैं। अगर ये IMF से पहले कर लेते तो इतनी शराइत सख्त नहीं, लेकिन इतनी कुर्बानी देने के बाद भी आपको कुछ खास तो नहीं मिलेगा। आपने तो कुर्बानी बहुत बड़ी दे दी है डॉक्टर साहब। नहीं मिलेगा खास। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो महंगाई 24 है वो 35% पर चली जाएगी। ये बात यकीनी बना ली गई है कि आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे। तमाशा जो इस वक्त हो रहा है वो ये हो रहा है कि कौम को, हुकूमत को, सियासतदानों को फैसला करना था कि मईशत में स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी है या सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है। अगर आप मुझसे पूछें, अमेरिका के मकासद, अशराफिया के मकासद, न्यू ग्रेड गेम के मकासद, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना ये खेल हिकमत अमली अपनाई गई है। वरना अगर कौम का मफाद अजीज़ होता तो एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता,
उसके अंदर तमाम पार्टियों को दावत दी जाती है, बल्कि मजबूर किया जाता है कि जिनके पास भी कौमी असम्बली में एक से ज़्यादा नशिस्त है वो तशरीफ ले बैठें और बात करें भाई, कोई कर ले मिसाक़े मईशत। डॉक्टर साहब, जो असल पिक्चर और असल खौफ है ना आवाम को कि 4 से 6 महीने में इस मुल्क की मईशत की सूरत हाल क्या होगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर IMF से मामला ठीक नहीं हुए, डॉलर नहीं आए, तो शायद क्राइसिस पैदा हो जाए, पेट्रोल और डीजल ही ना मिले मुल्क में। देखिए, ये सब बातें बिल्कुल अहमकाना हैं। अच्छा। पाकिस्तान का IMF से प्रोग्राम ना करने का तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। या तो आप खुदकुशी करेंगे या IMF का, तो वो तो प्रोग्राम तो होगा, उस ऑप्शन को आप भूल जाइए। अब जो कुछ तमाशा होने जा रहा है वो महंगाई हमारी 35% तक बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं और हुकूमत आवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है। तो आप मेहरबानी करें, इस संगीन सूरत हाल को आवाम तक बताने का मौका दें मुझे। मैं आपसे जो चीज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की मईशत को 22 करोड़ आवाम अपनी अगली नस्ल के मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं। इन हालात में इलेक्शन बात की चीज़ है, सिर्फ एक काम करना ज़रूरी है। उसके मैं जो पहले अर्ज़ कर रहा था, एक कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास बुलाया जाए, उसमें तमाम पार्टियों को मजबूर किया जाए जिनकी कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं कि वो ज़रा तशरीफ़ लाएँ, और जो 3 बड़ी पार्टी हैं उनके जो मंशूर के मुत्तफ़क़ नुकात हैं उसमें से 2-3 मैं बता दूं, वो उसमें लिख दिए जाएँ कि ये फ़ैसला आज आपको दस्तखत करना है। एक अहदनामे पर दस्तखत करने, कोई हुकूमत आए कोई जाए, नंबर 1 वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मुकर्रर आमदनी से ज़ायद मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे, तवानाई के शोबे में इस्लाहात करेंगे, जनरल सेल्स टैक्स को 17 से 5% पर लेके आएंगे, पेट्रोलियम लेवी को 0 कर देंगे, और तालीम और सेहत की मद में बजट 7.5% कर देंगे, जो इनके अपने मंशूर की रोशनी में है। लेकिन उस अहदनामे पर दस्तखत करने के बाद ये उसमें कहे कि कोई भी आए कोई भी जाए, अगर इलेक्शन के बाद वो इस पर अमल दरामद नहीं करते तो पाकिस्तान की सलामती मईशत को ख़तरात है, वो ज़रूरी है, तो उनका जो मैंडेट है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो अगला इलेक्शन हो उसमें हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उस अहदनामे को जो सियासी पार्टियों की तरफ से इलेक्शन लड़ें डालें, और उस आदमी दस्तखत करे कि जी ये मेरी पार्टी ने वायदा किया है, अगर मैं इस पर अमल नहीं करता, मेरी पार्टी अमल नहीं करती, तो मेरा मैंडेट ख़त्म। अगर आप ये नहीं करते, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इलेक्शन कर लें या नहीं कर लें, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए वो कबूल नहीं कर रहे, तो क्या आपके ख्याल से अगले इलेक्शन जो होंगे उसको तस्लीम कर लिया जाएगा? अब हमें छोड़ के पहला काम मईशत, पाकिस्तान, उसके बाद इलेक्शन, सियासत कर लें, कैबिनेट का साइज़ कम कर दें, शाहाना अखराजात को 3.5% कर दें। आप आवाम के ऊपर तो टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं, बिजली या गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं, फ्लैट टैक्स लगा रहे हैं, मगर एक और दफाई आने वाली है। IMF कह रहा है कि जरा रुपए की कदर को गिरने तो दें जरा, और आज़ाद छोड़ दें। जब वो आएगी तो ये तबाही को पर आप टाइम दें, मेहरबानी करें, कौम को बताएं उनकी अगली नस्ल की, पाकिस्तान की सलामती की। ये सियासतदानों का काम है। आपने बहुत अच्छी तजावीज़ दी हैं डॉक्टर साहब, और आपकी तजावीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली मुल्क की मईशत और मुल्क की सलामती के लिए इन सियासतदानों को मिलकर कोई ना कोई इस तरह का काम ज़रूर करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप शुक्रिया। और डॉक्टर साहब हमेशा बड़ी अच्छी और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। ज़रा आगे बढ़ेंगे और मुआशी सूरत हाल पर स्टेट बैंक ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ताजिर भी बहुत परेशान हैं, चाहे वो ताजिर हों, चाहे वो दीगर सनतकार हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों या फिर इन्वेस्टर्स हों, सब परेशानी है। चाबियां ऐसे हवाले नहीं की गई, लोग परेशान हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में हम कारोबार नहीं कर सकते हैं, या तो हमारा कारोबार आप बंद कर दें या फिर हमें इस सूरत हाल से निकाल लें। और ताजिरों ने स्टेट बैंक के सामने कुछ रोज़ पहले एहतजाज भी किया था, धरना भी दिया था। क्या कोई सुनवाई हुई या वाकई स्टेट बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें ताजिर रहनुमा है शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एहतजाज भी किया, मीटिंग भी की, वहाँ भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई। आपने ये कह दिया कि हम नहीं कर सकते कारोबार, या तो हमारा कारोबार बंद कर दो या हमें कोई सूरत हाल ठीक करके दे दो। कोई जवाब आया है अभी तक? बोल चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह ताजिरों की आवाज़ बोल चैनल ने हमेशा उठाई है और आज भी हमारे साथ खड़ा है। मैं एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि इस नोट हमें हुकूमत पाकिस्तान ने इशू किया है, उसके ऊपर एक चीज लिखा हुआ है कि हामिल हाजा को मुतालबे में अदा करेगा। बिल्कुल, क्या मतलब है हामिल हाजा को मुतालबे क्या अदा करेगा? भैया ये इसका हामिल को जो है हाजा को जो है हामिल क्या मुतालबे अदा करेगा? वो करेगा अगर हमने सोना हमारे पैसे का कैसे चाहिए या कोई करेंसी चाहिए वो हमें अदा करेगा। आप ये देखें कि स्टेट का फेलियर समझें या स्टेट बैंक की नाअहली समझें या जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऊपर जो बैठे अरस्तु हमारे साझेदार साहब, उनके विजन के आप कमी कोताही समझें जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे पहुंचे। एक माह पहले जब वो इस शहर में या उस मुल्क में आए हैं, 1-2 माह पहले,
इन्होंने अनाउंस किया कि 200 रुपए के डॉलर अंदर है और डॉलर की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा। हमने मान लिया, हमारा कारोबार जारी रहा और आज स्टेट बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास डॉलर नहीं है। कोई बात नहीं, आपका डॉलर नहीं है, आप मुल्क पे वतन नहीं है, हम मुल्क पे वतन है, हमने इसका अरेंजमेंट। हमारे सप्लायर्स ने जो माल भेजा है इनको ईमेल कर दी, स्विफ्ट मैसेज आगे बैंकों को कि भाई आप इनको डेफर्ड पेमेंट पे डॉक्यूमेंट रिलीज कर दें और पाकिस्तान के जब तक हालात सही नहीं होते हम ये पेमेंट का तकाजा हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे बायर से और कमर्शियल बैंक से करेंगे ही नहीं। तो आपको और क्या चाहिए? आप क्यों माल जो है हमारा जो है वो रिलीज नहीं कर रहे? सही बात है। तो जवाब आया उसका? कोई जवाब नहीं है। ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? ये आप लोग आज साफियों की जिम्मेदारी। आप ये कह रहे हैं ये लोग किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं शर्जील साहब? देखे ना, आप मुझे बता रहे क्या एजेंडा है? आपको हमारे डॉलर नहीं है, आपके हमने मान लिया, हमने डॉलर का अरेंजमेंट। सही है। और बैंक को मैसेज आ गया तो एजेंडे या दुश्मन मुल्क के एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं ना। आप इस मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं, आप इस मुल्क के मैशियत को तबाह कर रहे हैं, आप इस मुल्क को बेरोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का जो पैसा है उसको आप जब्त करने पे जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आपका टारगेट क्या? आपका क्या टारगेट है? ये ताजिर पूछ रहे हैं, ताजिर भी पूछ रहे हैं, मुआहिर मौशियात भी यही पूछ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी यही पूछ रहे हैं, सनतकार भी यही पूछ रहे हैं। हुकूमत जवाब दे इस चीज़ का। शर्जील साहब, वक्त की कमी है, मैं दोबारा आपको दावत दूंगी अपने शो में इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। आपके ये सवाल हुकूमत से सबका है, आवाम का, ताजिरों का, सनतकारों का, इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का। ये कोई एजेंडा है? ये कोई साजिश है? ये क्या है? जवाब दे हुकूमत की मुल्क की मईशत को क्यों ख़राब किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।